ब्लैक रॉक दुनिया को कंट्रोल करती है नहीं करती। खैर ब्लैक रॉक अकेली नहीं है, वैसे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट करके 3 बड़ी बिग 3 बोला जाता है इनको। तो ऐसे बोलते हैं कि क्या ये दुनिया को कंट्रोल करती है या नहीं करती, ये तो चलो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पूरी जर्नी में ना, जब मैं ये बता रहा हूँ तो आपको ये रियलाइज होगा कि हमारी जो जिंदगी हमने बिताई है ना, चाहे वो हमने स्कूल्स में बिताई हो या बचपन में बिताई हो या बड़े बड़े लोग बिता रहे हो, हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े झूठ छुपे हुए हैं, काफी बड़े बड़े झूठ जो आपको भरोसा भी नहीं होगा कि भाई ये पॉसिबल भी हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट आपकी जो पढ़ाई से लेके आपका जितना भी एजुकेशन में कुछ चीजें आपको सिखाई गई होंगी वो भी सब झूठ था। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी रिसेंटली वो लेंस कार्ड की कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, जब लेंस कार्ड का वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया था जिसमें उन्होंने बिंदी और कलावा नहीं पहन सकता उनका एम्प्लॉय, और हिजाब पहन सकता है, वो सारी चीजें आई थी ना। तो ना वो ऐसा नहीं हो सकता ना। ऑब्वियसली आप सोचो कि भाई पीयूष बंसल ने बैठ के वो HR पॉलिसीज लिखी हो, उनको पता है कि अगर ये बाहर आ गया तो ऐसे ही मर जाएगी, है ना। तो वो फिर हुआ क्या सीन, एक्चुअली वो इसलिए हुआ क्योंकि हर इंडियन कंपनी को जिसको बड़ा होना होता है ना साइज में, उसको अपनी HR पॉलिसीज बाहर की फर्म्स से लिखवानी पड़ती हैं या फिर उनसे कंसल्ट करनी पड़ती हैं। मेरे हिसाब से ये इसका रीजन है। अब मैं क्लेम करूंगा तो फालतू में वो डेफेमेशन वगैरह चीजें हो जाती हैं। तो मेरा एनालिसिस ये है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बाहर की HR कंसल्टेंसी फर्म्स से HR गाइडलाइंस बनानी होती हैं कि भाई हमारा जो एम्प्लॉय है वो कौन से कपड़े पहनेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, एक जैसे दिखने चाहिए सारे। देखा होगा ना आपने आजकल स्टोर्स में क्या होता है, सारे एक जैसे दिखते हैं, मतलब ड्रेसेस वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एक ही जैसी दिखनी चाहिए। वो एक्चुअली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। पर वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हुए लेंस कार्ड के लिए, या फिर अगर हुए तो वही क्लेम वाली बात है, वो इसलिए हुए क्योंकि देखो लेंस कार्ड, पहली बात तो ना लोगों को ऐसा लगता है कि पीयूष बंसल जी की कंपनी है, बात खत्म। ऐसा नहीं है भाई। लेंस कार्ड का अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उसके जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स है ना वो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। इन्वेस्टमेंट फंड्स कैसे, सॉफ्ट बैंक एक नाम का है और दूसरा आबू धाबी का है। आबू धाबी मतलब ऐसे समझ लो आप कि देखो किसी भी स्टार्टअप को 3 तरीके से फंड करा जाता है ना। सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो और भी इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वरना। पहला तो ये कि कोई वेंचर कैपिटल फर्म, स्टार्टिंग में कोई वेंचर कैपिटल फर्म आती है, किसी स्टार्टअप को स्टार्टिंग के पैसे देती है, मतलब $1,00,000 दे दिए, $50,000 दे दिए, ठीक है, ताकि वो स्टार्टअप का जो आइडिया है तुम्हारा तुम उसको ग्रो कर सको, ठीक है। पहली ये हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं फिर ये इन्वेस्टमेंट फंड्स या सॉवरेन फंड्स। सॉवरेन फंड्स या इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो सऊदी अरेबिया है या अबू धाबी यानी UAE है। अब इनके पास ना तेल बेच बेच के बहुत डॉलर्स हैं, बहुत पैसा है, लेकिन इनका जो लैंड एरिया है वो लिमिटेड है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो इनको उस पैसे को अब बढ़ाते भी तो रहना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बैंक में लेके बैठ जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट फंड में डालते हैं और इन्वेस्टमेंट फंड से जो पैसा होता है ना, जब बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है जो कि इनके पास है, ठीक है, तेल की वजह से, वो ये इन्वेस्ट करते हैं सीधे जाके कई सारी कंपनीज में। लेकिन ये ऐसे $5,00,000 $1,00,000 नहीं देते, ये ऐसे देते हैं $500 मिलियन, $300 मिलियन, $100 मिलियन, $1 बिलियन ऐसे देते हैं। इनका काम जो है वो दूसरे लेवल पे शुरू होता है। दूसरे लेवल पे शुरू होने का मतलब ये कि जैसे मान लो इंडिया में कोई स्टार्टअप है और वो जिम खोल रहा है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया काम करता है वो, उसने बढ़िया फैसिलिटीज वगैरह लगा रखी हैं, उसने मुंबई में 5 जिम्स खोल रखे हैं, ठीक है। अब उसके कंपटीशन में 3 और ऐसी कंपनीज हैं जो जिम खोल के बैठी हुई हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं या सॉवरेन फंड्स हैं ना, ये देखेंगे कि किसकी कैपेबिलिटीज, किसका प्रोडक्ट या किसने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक लेवल पे दिखाई है। अब जिसने दिखाई होती है ना, ये उसको पकड़ते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं मतलब बढ़िया, और उसको इतना फंडिंग देते हैं कि वो आगे वाले का कंपटीशन में उसको वो कर दे, मतलब दबा ही दे। मतलब सिंपल भाषा में ये कि उसे इतना पैसा दे दो कि वो इतने स्टोर्स खोल दे। जिसका एग्जांपल सिंपल ये है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे जिम का जो लेआउट है वो मैंने बढ़िया प्रिपेयर करा है, तो मैं पूरे इंडिया में जिम खोल दूंगा और मैं अपने मुंबई वाले जो मेरे जिम आने वाले बंदे हैं उनको एक फैसिलिटी दूंगा कि तुम पूरे इंडिया में कहीं भी जिम जा सकते हो, मेंबरशिप 1 किलो, जाओ कहीं भी। मतलब इससे क्या होगा, कंपटीशन तुमने ब्रूटली कट कर दिया, हर कोई तुम्हारी मेंबरशिप लेगा, क्योंकि भाई ये तो बहुत ही तगड़ी बात है कि अगर मैं कहीं भी जिम जा सकता हूं तो। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ, जब मैंने पूरे इंडिया में स्टोर्स खोले। पूरे इंडिया में स्टोर्स कैसे खोले, वो इन्वेस्टमेंट फंड का काम है, वो कंपटीशन कट करवाते हैं और वो आपको फंड करते हैं ताकि आप उस कंट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट पर्टिकुलर बिजनेस बन जाओ। अब ये कड़वा सच है भाई मार्केट का कि जिसके पास ओवरवेलमिंग एज होता है ना, वो आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। और ये चीज ऐसे बताई जाती है कि तुम्हारा आइडिया परफेक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा आइडिया लेके आओ जो दुनिया बदल दे। नहीं, उसके बाद में बहुत कहानियां हैं जो इग्नोर कर दी जाती हैं, क्योंकि उसमें झलकती नहीं है कि अच्छाई नहीं झलकती, उसमें ऐसा नहीं लगता कि बॉलीवुड फिल्म की कोई स्टोरी बनाई जा सकती है। आज के टाइम पे भी क्या हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हो कि AI जो है वो लोगों की जो जॉब्स है उनको रिप्लेस कर रहा है। अब इसमें कोई अच्छाई बुराई वाली बात नहीं है, जो जिसके पास ओवरवेलमिंग लेवरेज होगा ना उसको फायदा होता ही है। आज के टाइम पे जो अल्टीमेट लेवरेज है ना वो है कंप्यूटिंग और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसीलिए इस वीडियो में जो मैंने पार्टनर किया है वो किया है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से। मिराई कोई रैंडम कॉलेज नहीं है कि आपको डिग्री मिल गई लेकिन अब नौकरी का कोई भरोसा नहीं है भाई। ये एक फास्ट फॉरवर्ड है कि आप उन स्किल्स को सीधे सीखो जो स्किल्स लिटरली मार्केट में मैटर करती हैं। नॉर्मल कॉलेजेस में बंदा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक थ्योरी पढ़े जा रहा है, प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ पुराने छपे हुए प्रैक्टिकल्स करे जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पहले दिन ये मैकबुक थमा देते हैं हाथ में और पहले दिन से ही आप AI बेस्ड टूल्स बनाना सीखना शुरू कर देते हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स नहीं है यहाँ आपको वो मेंटोर्स मिलते हैं जो गूगल, अमेजॉन, एडोबी यहाँ पे या तो इंजीनियर्स रह चुके हैं या फिर हैं। यहाँ आप 30 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हो और 8 से ज्यादा AI बेस्ड सर्टिफिकेशंस आपको मिलते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि यहाँ पे जो एडमिशन है वो मिलता है एक एग्जाम के थ्रू, नाम है उसका मेंस, मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो, बढ़िया से एक्सप्लोर करो, रजिस्टर करो एंड बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर। पर बात ये आती है कि मैं आपको ये सॉवरेन फंड्स या इन्वेस्टमेंट फंड्स की कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सॉवरेन फंड्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होता है ना, ये एक्चुअली जब भी किसी कंपनी को फंड करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ये कंपटीशन कट वाली कहानी मैंने आपको बताई। अगर आपको स्केल करना है एकदम से पूरी दुनिया में या पूरे इंडिया में, तो आपको इनका पैसा चाहिए होता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जब भी किसी कंपनी को फंड करते हैं ना, तो ये हमेशा मेक श्योर करते हैं कि उस कंपनी का ESG स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ऐसे मान लो कि इस पर्टिकुलर स्कोर का उस कंपनी की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली कोई रिलेशन खास होता नहीं है या बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी क्यों है, यही तो एक्चुअली सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, ESG स्कोर जो है ना वो है एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस स्कोर। ठीक, अब पहले तो आप ये समझ लो कि इन्वेस्टमेंट फंड्स या सॉवरेन फंड्स जिसको भी इन्वेस्ट करते हैं ना जिस भी कंपनी में, तो उनका जो पर्पस होता है ना वो उस कंपनी को इतना बड़ा करना होता है कि अगर उन्होंने $100 मिलियन उसमें लगाए हैं ना, तो वो कल को उसको $3-4 बिलियन का बेच पाए। अब कितने % रिटर्न हो गया आप अंदाजा लगा सकते हो, खुद अपनी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, पर ये चीज कैसे हो पाएगी? इसका सबसे ईजी सोल्यूशन होता है उस कंपनी को इतना बड़ा कर दो कि उसका IPO लॉन्च हो जाए। ठीक है, उसको पैसे दे के, उसको बढ़िया काम करवा के। ठीक है, IPO लॉन्च होने के बाद में ना, IPO जैसे ही लॉन्च हुआ उसके बाद में वो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना, वो अपनी एग्जिट मार सकते हैं, अपना पैसा कमा सकते हैं। उससे पहले उनके लिए एग्जिट मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब आपकी स्टॉक मार्केट पे कंपनी है ही नहीं तो आप बेचोगे किसको? आपको प्राइवेट नेगोशिएशंस करके आप प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच सकते हो, पर वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। IPO पे क्या है कि आप आराम से एग्जिट मार सकते हो, आराम से। कल को 50 शेयर बेच दिए, 50 मतलब 50,000 बेच दिए, अगले दिन 1 लाख शेयर्स बेच दिए, और उस पर्टिकुलर कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो एकदम तेजी से गिरेगा भी नहीं। अगर आप एकदम से सब कुछ बेचना चाहोगे ना तो हो सकता है कि ना बिके। बहरहाल IPO लॉन्च हो गया, स्टॉक मार्केट पे कंपनी आ गई, तो वो एग्जिट मार सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं अच्छे खासे। अब स्टॉक मार्केट पे जो एक तरीके से काइंड ऑफ राज चलता है या कंट्रोल है, वो है इन बिग 3 का, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट मोस्टली। हालांकि इसमें 1-2 कंपनीज या कुछ कंपनीज और ऐड होंगी, पर आप ही नहीं मान लो। ठीक है, टॉप पे यही खड़े हैं। अब ये जो बिग 3 है ना, ये ऑनर है भाई दुनिया के मतलब स्पेशली उन कंट्रीज के जो डेमोक्रेसीज है, क्योंकि यूजुअली रशिया में तो नहीं हो सकते ना ऑनर, या फिर ईरान में नहीं हो सकते। ऑनर कैसे है कि आप ऐसे लगा लो, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि USA का S&P 500 होता है, मतलब काइंड ऑफ टॉप की 500 कंपनियां। तो उन टॉप की 500 कंपनियों में 80% कंपनियों के जो मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करते हैं वो यही ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट करते हैं। पर सवाल ये आता है कि इनके पास पैसा कहां से आता है? एक्चुअली इनके पास जो पैसा होता है ना वो खुद का नहीं होता। इनके पास जो पैसा होता है वो ऐसे होता है जैसे US की गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पेंशन फंड है, या फिर वो फंड नहीं होता जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, वो सारा फंड है। या फिर जो बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन सो रहे हैं, उनको अभी मेहनत करनी नहीं है, तो उनका सारा पैसा। और यूरोप का भी बहुत मोटा पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो इन्वेस्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है। तो ये इतना बड़ा पैसा हो गया कि अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके $20 ट्रिलियन के बीच में इनका पैसा घूमता है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया की सारी कंपनीज के शेयर्स को ये होल्ड करते हैं और 80 से 90% कंपनीज के मेजॉरिटी शेयर्स को ये होल्ड करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, होल्ड करते हैं ये 80 से 90% कंपनीज के शेयर्स को, तो यार ये तो वो वाली बात हो गई कि ठीक है ये तो सबको ही होल्ड करते हैं। मतलब अगर मैं मान लो एक व्हीकल वाली कंपनी चलाता हूँ, ऑटोमोबाइल, तो हो सकता है वो मेरी कंपनी को भी होल्ड करते हो, मेरे कंपटीशन वाली को भी होल्ड करते हो। न्यूट्रल वाली बात हो गई इसमें। फिर ऐसा क्या हो गया कि भाई ये कंट्रोल करते हैं दुनिया को? ठीक है, वो तो एक तरीके का बिजनेस है। नहीं, यही तो गेम है, अभी आप आगे गेम समझोगे। और वो जो ESG की मैंने बात बताई थी ना आपको कि इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो ESG स्कोर को बहुत मेक श्योर करते हैं। एक्चुअली वो खुद के लिए नहीं करते, उन्हें नहीं फर्क पड़ता इतना ज्यादा। वो करते हैं इसलिए क्योंकि ये जो ओनर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, बिग 3, ये लोग ESG स्कोर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं।
अब क्यों देते हैं, यहां से कहानी थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। पहले तो बेसिक चीज ये कि जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, सिर्फ इंडिया नहीं, फिलीपींस, लीबिया, प्रोबेबली सूडान, करंट डे इजराइल, और मतलब मैं अब मेरे दिमाग में ऐसे नाम नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे कंट्री हैं, अनगिनत कंट्री। तो एक ही टाइम पे सबको इंडिपेंडेंस कैसे मिली? ऑब्वियसली हमारे फ्रीडम फाइटर्स, नो डाउट, मतलब उनको तो पैर छू के नमन है। उसके साथ में कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और ये जो यूरोपियंस थे ना, फ्रेंच हुए या ये जहां जहां जिसकी भी कॉलोनीज थी, तो ये काफी कमजोर हो गए थे। और कमजोर इसलिए हो गए थे क्योंकि इनका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये सारे पैसे वैसे जो भी इनका था वो काफी बर्न आउट हो गया था, तो इनके पास पॉसिबिलिटी नहीं बची थी, वो ताकत नहीं बची थी। नहीं, मेन जो रीजन है ना सबको एक साथ काइंड ऑफ आजादी मिलने का, वो तीसरा रीजन है। मतलब आजादी इंडिया को तो मिलती हुई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी तगड़ी, मतलब क्या ही सेक्रीफाइसेस दिए हैं, पर टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। टाइमिंग इसलिए वो ऑलमोस्ट सेम था। इसकी कहानी आप ध्यान से सुनना। जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, तो यूएसए साइड में बैठा था, वर्ल्ड वॉर 2 का डायरेक्टली पार्ट नहीं था। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जो लड़ाई चल रही थी उसका तेल कौन सप्लाई कर रहा था? क्योंकि उस टाइम पे फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, उस टाइम फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट था। रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर एम्पायर फाउंडेशन तो उसकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ये लोग सारा फ्यूल सप्लाई कर रहे थे। पूरे यूरोप का जितने भी उनके अलाइज थे, उसका 80 से 85% ऑयल यहां से आता था। और साथ में जो जापान तो इनका, मतलब अगर वर्ल्ड वॉर का देखोगे तो दुश्मन था ना, एनिमी था, उसका भी तेल यहीं से जा रहा था, मोस्टली अमेरिका से। और यूएसए जो है वो इस बेसिस पे, इस वर्ल्ड वॉर 2 के थ्रू काइंड ऑफ काफी पैसा अर्न कर रहा था थ्रू रॉकफेलर एम्पायर। अब रॉकफेलर आपने नाम सुना होगा, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में ये बता देता हूँ कि रॉकफेलर एम्पायर यानी कि जॉन डी रॉकफेलर, जहां से शुरुआत हुई थी रॉकफेलर एम्पायर की, वो आदमी था जिसने क्रूड ऑयल जो होता है ना, कच्चा तेल जो निकलता है, उस पे अपना एम्पायर खड़ा किया था। उसने माइनिंग भी करी तेल की, उसने रिफाइनरी भी खोली, उसने रिफाइनरी करने के बाद में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स का बिजनेस भी खोला, और उसने पंप भी लगाए जहां से तेल वेल बेचा जा सकता है। ठीक है, ऐसे मान लो आपके जिस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना 1940s में, तो पूरी दुनिया की, पूरे प्लेनेट अर्थ की टॉप 3 कंपनीज रॉकफेलर एम्पायर की छोटी छोटी कंपनीज, जिनका नाम है मोबिल, शेवरॉन ऐसी नाम है, और एक्सॉन, ये नाम है इनके आज। तो टॉप 3 कंपनीज ही उस पर्टिकुलर एम्पायर की थी। तो मतलब वही पूरा वॉर भी चला रहा था पूरी दुनिया में, मतलब उसका ही राज था। एक तरीके राज नहीं था, बिजनेस सेंस में राज था। अब बात क्या हुई कि जब वर्ल्ड वॉर छिड़ा ना, तो यूएसए और रॉकफेलर एम्पायर को साथ में जेपी मॉर्गन क्यों? क्योंकि वो तो बैंकिंग सेक्टर में थे। पर बैंकिंग सेक्टर में भी आप हो और आपका रॉकफेलर एम्पायर जो है वो अगर उसको कुछ भी हार्म हो जाए उसके पूरे बिजनेस को, तो बैंकिंग सेक्टर भी तो दिक्कत में आ जाएगा ना, क्योंकि उन्हीं से तो लेन देन है होता है, वो आप समझ गए होंगे कि दोनों इंटरकनेक्टेड ही होता है। तो जब इनका वॉर छिड़ा ना, तो रॉकफेलर एम्पायर और जेपी मॉर्गन, इनको ये रियलाइज हुआ कि भाई इनकी वॉर की वजह से हमारा तो नुकसान नहीं हो जाएगा। मतलब अगर हम वॉर में ना भी लड़े तो लड़ तो यूरोप ही रहा था ना पूरा का पूरा, और नुकसान कैसे होगा ये समझना आप। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, तो जर्मनी की जो ऑयल सप्लाई थी ना, वो ब्रिटिशर्स ने और जो एलाइज थे, ठीक है, इधर की साइड फ्रांस, ब्रिटिश, ये सब, इन्होंने जर्मनी की ऑयल सप्लाई कट कर दी। अब ऑयल सप्लाई कट कर दी तो हिटलर ने बहुत ही मोटा पैसा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना शुरू करा कि जरूरत ही नहीं है क्रूड ऑयल की, तुम सिंथेटिक फ्यूल बनाना शुरू करो, मेहनत करो। उन्होंने काफी लंबे टाइम तक, जो हिटलर के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने सिंथेटिक फ्यूल बना लिया। सिंथेटिक फ्यूल मतलब आपको जो ये कच्चा तेल आता है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो हम सोचते हैं ना कि फ्यूल, अगर हमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमें तेल चाहिए। अगर तेल नहीं होगा तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए या फिर हमें विंड एनर्जी चाहिए। नहीं, इंसान के जो इनोवेशन करने के तरीके हैं और ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप एनर्जी को शायद अजीब सी चीज से भी निकाल सकते हो कि आप, मतलब एनर्जी तो एनर्जी है ना यार। आप हो सकता है कल को, मतलब फ्यूचर में कभी ऐसा इन्वेंशन आ जाए कि आदमी ऊपर से नीचे कूदेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, उससे भी एनर्जी बन रही है। ये हालांकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पर मेरा पर्पस ये समझाने का कि एनर्जी को निकालना जरूरी नहीं है कि वो फ्यूल से ही निकले, वो 50 तरीके से निकल सकता है, लेकिन वो निकला उसी चीज से क्योंकि इनकी मोनोपोली थी। मोनोपोली कैसे थी अभी आप समझना। जब हिटलर ने सिंथेटिक फ्यूल बनाने की कोशिश करी, IG फार्मन नाम था उस कंपनी का, जिसके थ्रू उन्होंने R&D करी, और उसके बाद में उन्होंने सिंथेटिक फ्यूल बना भी लिया, और बनाने के बाद में उन्होंने अपने एविएशन में 50 से 60% इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया वॉर के टाइम पे। अब रॉकफेलर एम्पायर को और इनके जो यूएस के मोस्ट बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स थे, इनको ये समझ में आ गया कि अगर
ये सिंथेटिक फ्यूल सक्सेसफुल हो गया और दुनिया को पता चल गया, तो इनका सारा एम्पायर खत्म। क्योंकि इनका जो एम्पायर था वो सिर्फ यूएस तक नहीं था, जापान को भी तो यही तेल दे रहे थे एक तरीके से, तो सारा एम्पायर खत्म। और यूएस की जो काइंड ऑफ फ्यूचर में सुपर पावर बनने की विश है, क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटिश सुपर पावर था, वो भी खत्म, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इनको एक्चुअली एक बहुत सिंपल वे दिखा उसका कि सारी दुनिया को क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल और ये पेट्रोल डीजल का उनको मुंह लगाना पड़ेगा उसका, और उनको चीप प्राइसेस पे देने पड़ेगा। मान लो कि अगर 10 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, इतना चीप कर दो कि R&D कोई किसी और चीज पे कर ही ना पाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सिंथेटिक फ्यूल या कोई और माध्यम पे इतनी R&D हो ही ना। जब आपको 10 रुपए में तेल मिल रहा है, आप क्यों बिलियंस ऑफ डॉलर्स R&D पे खर्च करोगे जब इनफ मात्रा में तेल अवेलेबल है अगले 100 सालों के लिए। लेकिन वो करने के लिए, पूरी दुनिया को क्रूड ऑयल का मुंह लगाने के लिए बहुत जरूरी क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर और ये फ्रेंच एम्पायर और जितने भी एम्पायर्स हैं ना जो कॉलोनीज बना के बैठे हुए हैं, इन सबकी कॉलोनीज को छुड़वाओ। क्योंकि इनकी कॉलोनीज रहेंगी तो वहां पे ये तो तेल नहीं बेच पाएंगे, वहां पे उसके जो माल है डीजल पेट्रोल और दुनिया भर के जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेच नहीं पाएंगे, उनके होता है ना कि मुंह नहीं लगा पाएंगे, उसका टेस्ट नहीं दिलवा पाएंगे। तो इन्होंने एक्चुअली फोर्स किया ब्रिटिश एम्पायर और बाकी सब एम्पायर को कि अपनी कॉलोनीज को खत्म करो, दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बनेगी। वहीं से ये ग्लोबलिज्म शुरू हुआ जहां खुला मार्केट है। अब जो ये यूएस गवर्नमेंट ने किया ना कि भाई तुम जो है अपनी कॉलोनीज खत्म करो, इसका उन्होंने सिंपल मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी कि हिटलर जो है वो अच्छा खासा पावरफुल था, जर्मनी पावरफुल था, और वो काफी हद तक चांसेस थे कि अगर यूएस का बहुत ज्यादा सपोर्ट ना हो या यूएस अपने ऑयल का सपोर्ट खींच ले तो वो हार जाएंगे वॉर को, हिटलर जीत जाएगा। अब उन्होंने उनके कान पे बंदूक रख दी कि कॉलोनीज खत्म कर रहे हो या फिर हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स या फिर बाकी एम्पायर्स जो है वो एग्री कर गए कि ठीक है हम कॉलोनीज खत्म कर देंगे। पर मेन बात यह है कि सिर्फ बात कॉलोनीज में ये नहीं है कि चलो उन पे राज कर रहे हैं या उनसे हम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम रिसोर्सेस लेते हैं। वो रिसोर्सेस ही तो लेते थे, कहीं कॉटन, कहीं पे कुछ और, जो भी उन्हें लेना है, बहुत सारे रिसोर्सेस को वो लूटते थे, ठीक है, इंक्लूडिंग गोल्ड वगैरह सब कुछ, है ना। कॉलोनीज तो खत्म करनी पड़ेंगी ताकि ग्लोबलिज्म स्टार्ट हो सके। लेकिन एक काम करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे हम इन डेवलपिंग कंट्रीज का बाहर से ही इनको बता सके कि तुम्हें क्या करना है आगे। मतलब इसको बोलते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। मतलब तुम रूल उनको कर रहे हो लेकिन तुम वहां रहते नहीं हो, फालतू में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है उनको कंट्रोल करने की, बाहर से ही उनको कंट्रोल करो। तो इन्होंने एक मेथोडोलॉजी निकाली कि हम एक काम करेंगे कि हम ना इन डेवलपिंग कंट्रीज को फंड करेंगे ताकि ये भी डेवलप हो सके। एक लालच देंगे। आपके स्कूल्स में क्या पढ़ाया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप हो चुके हैं। ये सब बकवास है। कैसे तय होता है कि कोई कंट्री डेवलप हो गया? मतलब ये जितने भी डेफिनेशंस आपको बताई गई है ना, ये 100% फुल प्रूफ नहीं है। मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन डिसाइड करता है भाई? जैसे आप यूएस में चले जाओ, आप यूएस में बुलेट ट्रेन देख लोगे, नहीं मिलेगा आपको। यूएस और जापान में जमीन आसमान का अंतर है अगर आप एक ह्यूमन की लाइफ को देख लोगे तो डेवलपमेंट का बेसिस क्या है? कौन डिसाइड करता है कि भाई ये डेवलपमेंट है, ये नहीं है? ये सारी कहानियां क्यों बनाई गई थी कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करेंगे हम और ह्यूमैनिटी का विकास होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम पैसा देंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि तुम उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करोगे। अब जब पैसा देंगे तो हम इन्वेस्ट वहां कराएंगे जहां से हमारा फायदा हो। आप कभी भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना, तो इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को जब भी पैसे दिए तो इन्होंने मेक श्योर किया कि तुम उससे रेलवे लाइन्स बनाओ, तुम उससे पोर्ट बनाओ, तुम उससे माइनिंग करने की कोई टेक्नोलॉजी बनाओ। टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी तो हमसे लो, तुम माइनिंग करने के एक प्रोजेक्ट को तैयार करो। क्यों? क्योंकि भाई जब तुम रिसोर्सेज को माइन करोगे और तुम्हारे पास रेलवे लाइन है और पोर्ट्स भी है, तो वो माल कहाँ जा रहा है? वो माल जाएगा सीधे यूरोप या फिर यूएसए। उसके अलावा तुम्हारी एजुकेशन पे कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तुम्हारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। और ये जो पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया, 2 बंदे थे इसमें मोस्टली, जॉन कीन्स और हैरी वाइट। तो इन दोनों बंदों ने इस सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को जन्म दिया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, और उसी के साथ वर्ल्ड बैंक। और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में एक और आती है यूनाइटेड नेशंस, UN। सॉरी भाई, किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डिफेम कर रहा हूँ, दिस इज अ फेयर क्रिटिसिज्म। आप खुद देखो ना यार, यूनाइटेड नेशंस को तो ऑफिस और प्रॉपर हेडक्वार्टर्स खोलने के लिए भी जो जमीन देने की, गिफ्ट देने की बात करी थी ना स्टार्टिंग में, वो रॉकफेलर एम्पायर नहीं करी थी। और ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ना प्रॉपर, कि भाई आप पढ़ो, आप पहली कक्षा में ये सीखो, दूसरी कक्षा में ये सीखो, 3rd स्टैंडर्ड में ये सीखो, ये सब रॉकफेलर एम्पायर ने ही तैयार किया था ताकि तुम इस पर्टिकुलर स्कूल के सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम से वो लोग तैयार कर सको जो तुम्हारी फैक्ट्रीज में काम करें, क्योंकि रॉकफेलर एम्पायर का रिफाइनरी का ही तो सारा काम था। जो एम्पायर था वो फ्यूल वाला रिलेटेड काम था। बाद में फिर वो टेक्नोलॉजी हुआ तो फिर उस तरफ मुड़ गए। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रिपेयर ही इसलिए करा गया था। आप खुद फैक्ट वेरीफाई कर लेना। और IMF के पैकेज से आप देखो ना, मतलब पाकिस्तान को IMF के बेल आउट पैकेजेस मिलते रहते हैं। पाकिस्तान डेवलप हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों पता है? क्योंकि IMF जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये इस तरीके से मैनिपुलेटेड हैं या करती हैं। पहली चीज तो ये है कि IMF का जो गठन हुआ वो मान लो चलो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज का एक बंदा तो बताओ मुझे जो बैठा हो IMF को बनाने में। मतलब तुम डिसीजंस ले रहे हो IMF और डेवलपिंग कंट्रीज या अफ्रीकन या इंडियन कंपनी से पूछ भी नहीं रहे। अब ये IMF, वर्ल्ड बैंक, इस सब का जो पूरा सिस्टम है ना, उसको यूज करके, इस्तेमाल करके इन लोगों ने बढ़िया पैसा कमाया, बढ़िया अपनी ग्रोथ करी। रिसोर्सेस यूज करे अफ्रीका के या मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज के। यार इसका मैं बहुत आपको सिंपल प्रूफ एक दे सकता हूँ जो आपको काफी गुस्सा भी आएगा सुन के। आप ये देखो कि दुनिया के जो एरोप्लेन्स है ना, जो उड़ते हैं, फ्लाइट्स उड़ती हैं, वो प्लेन कौन बनाता है? मोस्टली ठीक है, बोइंग बनाती है। पर बोइंग जो है उसको प्लेन्स बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी ना। बहुत बड़ा होता है भाई प्लेन। उसमें स्पेशल एक वन ऑफ द एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को निकालने के लिए ना, जिस ओर से वो निकाला जाता है उन्हें बॉक्साइट्स बोलते हैं, बॉक्साइट माइंस। ठीक है, और ये चीज ना सबसे ज्यादा इस रॉ मटेरियल की जो प्रेजेंस है वो है अफ्रीका का एक कंट्री है गिनी। दुनिया का 1/3 पार्ट उसी के पास है, वो बॉक्साइट के रिजर्व्स। ठीक, और जो गिनी कंट्री है ना अफ्रीका का, तुम उसका हाल आप एक बार देख लेना। उसका हाल क्या है, मतलब आप कंट्री को खुद ही गूगल सर्च करोगे ना तो पता चल जाएगा। वहां के लोग यार, आधी से ज्यादा जनता के पास वहां पे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ही नहीं, और 200 से 300 रुपए से ज्यादा वो पर दिन के कमाते नहीं है। जबकि उनके यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेस जो जिससे एल्यूमिनियम बनता है ना, वो निकल के जाते हैं। और फनी चीज ये है कि इन ऑर्डर टू डेवलप द डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन अगर आप उसकी रियलिटी देखोगे तो वो स्ट्रिक्ट उसकी गाइडलाइंस थी कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा। ये नहीं है कि आप अपने स्कूल्स में या अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको खर्च कर सकते हो। वो इस्तेमाल हुआ 136 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन तैयार करने में, जो जाती थी एक बॉक्साइट माइन से लेके सीधे एक सी कोस्ट पे, एक पोर्ट पे, और वहां से फिर वो कहां जाएगी वो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। इसको डेवलपमेंट बोलते हैं किसी कंट्री का, उसके रिसोर्सेस को उठा के ले जाना। अच्छा, मैंने ना आपको एक चीज नहीं बताई। पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वो डेवलप हुआ है एक पर्टिकुलर थ्योरी पे, और वो थ्योरी जो है ना, उसका इन्वेंशन काइंड ऑफ किया रॉकफेलर फाउंडेशन ने, और उसको प्रूव किया अफ्रीका का ही एक इकोनॉमिस्ट था, आर्थर लेविस करके। उस बंदे को नोबेल प्राइज मिला था। उसने मैथमेटिकली प्रूव करके दिया कि दुनिया जो है ना वो चल कैसे रही है, या फिर वेस्ट कैसे ग्रो करा, या कोई भी देश जो है वो ग्रो कैसे करता है। देखो सिंपल मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि मैथमेटिकली अगर मैं समझाऊंगा ना तो वो इक्वेशंस बहुत हार्ड हो जाएंगी। आप ऐसे समझो, कोई भी देश डेवलप होता है वहां की इंडस्ट्रीज से। और इंडस्ट्री जो होती है ना, वो ऐसे मत सोचना कि वहां पे जो है जूता बन रहा है, बस ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रीज हर तरह की होती है। टूरिज्म भी अपनी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड भी इंडस्ट्री है, हर तरह की इंडस्ट्रीज होती है। जहां पे गुड्स या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जा सकता है, वो इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, तो वो थ्योरी ये थी, किसी देश में मान लो एक इंडस्ट्री है, एक गांव मान लो 100 बंदे उसमें रहते हैं, 20,000 रुपए उनकी सैलरी है। 20,000 के हिसाब से 100 बंदों का 20 लाख रुपए हो गया। अब अगर वो इंडस्ट्री जो उनसे काम करवा रही है ना गांव वालों से, वो अगर 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करती है, तो अगर वो 10 लाख रुपए उन वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे उनकी सैलरी में, तो कितना हो गया? 30,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है उस कंट्री के लिए डेवलप होने के लिए। क्यों, समझना आप। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ेगी तो आप बहुत सिंपल सिनेरियोज में समझो कि 100 में से 1 या 2 या 3 या 4 या 10 बंदे ऐसे होंगे जो सेविंग्स करना शुरू कर देंगे, और वो अगले साल तक या 5 साल बाद में इतनी सेविंग्स कर लेंगे कि उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सिर्फ मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ। कोई तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 महीना काम करे, 1 महीना घूमने निकल जाए। और अगर ऐसा होता है तो वो इंडस्ट्री जो प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में और ज्यादा लॉस में जाएगी, क्योंकि जहां उसके पास 100 वर्कर्स थे काम करने के लिए, अब उसके पास 90 और 80 ही होंगे हर दिन। इसकी बजाय अगर वो 10 लाख जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है ना, उसको इस्तेमाल करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे या फिर एक और नई इंडस्ट्री खोलने पे, तो वो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, भले ही वो वर्कर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ये कड़वी सच्चाई है ग्रोथ की, चाहे वो कोई भी कंट्री डेवलप हो रहा है या हो रहा हो, उसको अपने कुछ एक बहुत ही चंक ऑफ पॉपुलेशन को एक ऐसी सैलरी पे रखना पड़ेगा जिससे सिर्फ उसका खाना खर्चा पूरा हो रहा है। ये सच इंडिया का नहीं है, ये सच पूरी दुनिया का है। वेस्टर्न वर्ल्ड को ये थ्योरी बहुत पहले से पता थी। इसका इन्वेंशन ही रॉकफेलर फाउंडेशन ने करा था। वेस्ट को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि जिसको भी टॉप पे रहना है उसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा तो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। सिंपल, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? जीडीपी, उसके अलावा कोई सीन नहीं है। और इन इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए तुम्हें चाहिए 2 स्पेशल चीजें। पहली चीज तो लेबर, जो फिक्स्ड लेबर होनी चाहिए। तुम उसको सैलरी कितने दे रहे हो मैटर नहीं करता, बस वो लेबर मौजूद होनी चाहिए। और दूसरा रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस हैं
तो फिर वो उसको इंडस्ट्री प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में क्रिएट कर देगी, बात खत्म। पहले तो यूरोपियन कंट्रीज ने और वेस्ट ने अपना तगड़ा तरीके से डेवलपमेंट करा, उसके बाद में डेवलप उनको पता था कि हमारे देश के लोग तो जो है वो अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हैं और थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स वाली चीज भी आ गई है, अब हमें जो लेबर है वो भी चाहिए और रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज भी चाहिए। तो उनका नजर कहां पड़ी? डेवलपिंग नेशंस, वही IMF और वर्ल्ड बैंक वाला खेल जो मैंने आपको बताया। पर एक चीज बहुत तय थी, देखो आप ना यूरोपियन कंट्रीज को देखोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि उनके पास ना बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ लैंड नहीं है, और बहुत पार्ट ऑफ लैंड नहीं है तो उनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा नहीं है और लेबर तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए कि GDP को या इंडस्ट्रीज को बना के रखा जाए? आप ऐसे रिसोर्स का इन्वेंशन करो, ऐसे गुड या ऐसे प्रोडक्ट का इन्वेंशन करो जिसके लिए ना लेबर चाहिए इतनी ज्यादा, और मतलब मिनिमल लेबर चाहिए, और उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी इजिली अवेलेबल हो, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत तगड़ा हो। मतलब एक इमेजिनरी या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना जो कभी मार्केट में था ही नहीं। और वो पता है क्या हुआ? अगर आप कभी यूरोप की हिस्ट्री में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जितनी कोल जलाया है ना, जितना डीजल बर्न करा है, तो आप कभी हिस्ट्री उठा के देखोगे ना तो यूरोप में बहुत पॉल्यूशन था, बहुत ज्यादा। जैसे लंदन का ना 1952 का एक बड़ा फेमस है द ग्रेट स्मोग ऑफ 1952, मतलब दिखाई भी नहीं देता था, मास्क के बिना चलना बहुत ही दुश्वार था। तो इनको ना अपने डेवलपमेंट के टाइम पे समझ में आ गया था कि जब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपमेंट करेंगे ना तो बहुत पॉल्यूशन होगा। तो इनको रियलाइज हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लें जिसके लिए हम पूरी दुनिया की पब्लिक को कन्विंस भी कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हमारी एक इंडस्ट्री बन जाएगी। और वो क्या बनी? वो बनी एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी। जो विंड टर्बाइंस नहीं होती जो हवा से और घूम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का जो मोस्टली इंटेलेक्चुअल राइट्स है ना वो है डेनमार्क की कंपनी है वेस्टास करके, ठीक है। हाइड्रोजन, जब ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करा जाएगा। हाइड्रोजन कैसे तुम बना सकते हो पानी से, मतलब हाइड्रोजन कैसे बनाओगे? पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ोगे तभी तो हाइड्रोजन बनेगा, और वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की जो टेक्नोलॉजी है वो है नॉर्वे की एक कंपनी नेल ASA नाम की वो कंपनी है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही उनको बहुत अच्छे से पता था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जैसे इंडिया है या और है, तो हर कोई समुद्र के पास नहीं है, या फिर उनके शहर जो है वो समुद्र के पास नहीं है। वहां तुम्हें अगर विंड एनर्जी लेके जानी है या कोई ग्रीन टेक, तो तुम्हें एक चीज होती है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टेक्नोलॉजी के जो राइट्स हैं वो ABB नाम की कंपनी के पास है जो स्विट्जरलैंड की है। ओवरऑल मतलब ये कि इन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म दे दिया जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिसमें लेबर बहुत कम चाहिए और रिसोर्सेस और भी कम चाहिए। पर बात यह है कि इंडस्ट्री बनाने से ना तुम उसके सामान को बेच नहीं पाओगे। जैसे इन्होंने कोशिश भी करी थी, जैसे 1972 में UN ने कुछ रेजोल्यूशन या ऑर्डर पास किया था कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसको होल्ड कर दो, क्योंकि उससे पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन का कंसर्न जब तुम उठाओगे तभी तो ग्रीन एनर्जी बिकेगी ना। तो 1972 में इन्होंने कोशिश करी थी, उसको बोलते हैं स्टॉकहोम रिबेलियन। पर जो डेवलपिंग नेशंस है ना उनको दिख गया कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी उसमें वन ऑफ द टॉप लीडर थी जिन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन है ना वो पॉवर्टी है, और उस वजह से वो चला नहीं उनका। वो चला नहीं तो उनको रियलाइज हो गया कि हमारी ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशन है, ये बेकार हो जाएंगी अनटिल अनलेस कि हम इस पे बहुत तगड़ा वाला एक्शन ले, कुछ ऐसा करें जो IMF और वर्ल्ड बैंक लेवल का हो, एक फाइनेंशियल कबाल काइंड ऑफ। वहीं से ESG निकल के आया, और वहीं से ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट और इन एसेट मैनेजर्स की, इनको बोलते हैं एसेट मैनेजर्स। तो बात ये थी कि जब तक ये ESG वाला सीन नहीं था ना, तो ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ये एसेट मैनेजर्स जो थे वो इतने पावरफुल नहीं थे। कहानी जो है ना वो ESG से पूरी पलट गई। अब आप ये समझना, देखो वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एनवायरमेंट वाला फैक्टर जो है उसको बहुत ज्यादा एस्केलेट करना था, वहां से तो आया ESG का E, ठीक है। पर बात यह है कि अगर वो एसेट मैनेजर्स को ये बोलते हैं कि भाई तुम हमारी हेल्प करो, तो तुम्हें क्या चाहिए? मतलब ब्लैक रॉक, वैनगार्ड या एसेट मैनेजर्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि भाई जब हम हर कंपनी में कुछ ना कुछ परसेंटेज होल्ड करते हैं तो हमें पावर चाहिए, पावर उन कंपनीज के ऊपर, क्योंकि हम उन कंपनीज के मालिक है। भले ही पैसा हमारा नहीं है पर मालिक तो हम हैं, हम शेयर होल्ड करते हैं। उस पावर के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये जो ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, एसेट मैनेजर्स हैं, ये क्या करते हैं, हर कंपनी के 5%, 7% ऐसे स्टॉक्स उठाते हैं। जैसे ब्लैक रॉक 5% उठा लेगी, वैनगार्ड 7% उठा लेगी, स्टेट स्ट्रीट 7% उठा लेगी, टोटल मिला के 7, 7, 14, 5, 19 हो गया। और एसेट मैनेजर्स भी हैं, कुल मिला के ये 30% तक का हिस्सा उसका ओन कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? जैसे कि इंडिया की अंबानी फैमिली या अडानी फैमिली, ठीक है। अंबानी फैमिली के पास 50% स्टॉक्स हैं अपनी कंपनी के, बाकी सारे उन्होंने पब्लिक कर रखे हैं। अडानी ने 75% अपने पास रख रखे हैं, बाकी सारे पब्लिक कर रखे हैं। प्रॉब्लम यहां पे आती है, प्रॉब्लम ये कि जब उनके पास मेजोरिटी स्टॉक्स हैं तो वो किसी अरे गहरे नथु गहरे की क्यों सुनेंगे जिसके पास 20% हिस्सा है। यहीं से वो गवर्नेंस, जो ESG का G है, गवर्नेंस, वो आता है। गवर्नेंस का मतलब
मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी में ट्रांसपेरेंसी रखो, शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दो, पब्लिक को अपने शेयर्स दे दो, कंपनी को पूरा पब्लिक कर दो। पर खेल ये है कि जब फैमिली की मोनोपोली खत्म हो जाएगी तो पब्लिक की मोनोपोली होगी एक तरीके से, लेकिन वो पब्लिक की नहीं होगी, फिर वो इन एसेट मैनेजर्स की होगी, क्योंकि ये 30-30, 40-40% उस कंपनी का खरीद लेंगे। ESG में जो तीसरा है ना, सोशल इंक्लूजन, वो इसलिए था क्योंकि इन्हें पता था कि डेवलपिंग नेशंस में एक चीज बहुत तगड़ी है, वो ये है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अफ्रीका हुआ, इंडिया हुआ, वियतनाम, इनके कल्चर्स में बहुत डाइवर्सिटी है। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कराने के लिए हमें उस डाइवर्सिटी का बहुत फायदा हो जाएगा कि तुम इन ट्राइब्स को परेशान कर रहे हो, तुमने इन ट्राइब्स की जमीन ले ली। और ये चीजें कैसे करते हैं? ये NGOs को फंड करके। अब आप, यही तो शॉकिंग चीज है, इन तीनों फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरमेंट, गवर्नेंस और जो तुम्हारा सोशल इंक्लूजन है, आपको चाहिए NGOs और मीडिया। आज की डेट में ना, आप उठा के देख लेना, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उसमें से 95% के मेजॉरिटी शेयर्स यही एसेट मैनेजर्स होल्ड करते हैं। मतलब ये कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया, इनके फेवर में नहीं किया, रातों रात आपके कंपनी के अंदर से कोई ऐसे करप्शन के चार्जेस निकलेंगे जो कल को पब्लिक कर दिए जाएंगे, फिर वो मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगी। ESG रेटिंग देने वाली कंपनीज जिनके मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं वो वही एसेट मैनेजर्स होल्ड करते हैं, वो आपकी ESG रेटिंग को गिरा देंगे। फिर वो लोन देने वाली बैंक्स वो आपको लोन नहीं देंगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से कनेक्टेड है। और आपकी कंपनी को काइंड ऑफ बर्बाद करने के लिए ये बहुत ईजी है। जो भी, जितना भी आप देखते हो ना कि अडानी के खिलाफ जो हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। अब आप समझ सकते हो कि कितनी पावर ये लोग होल्ड करते हैं। एट द एंड डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी पर्सनल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा अपना एनालिसिस है। जिसको इसको टोटली गलत बोलना है वो बोले और आराम से जिंदगी एंजॉय करे, मैं किसी को कुछ नहीं रोकता। अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करने के लिए मैं टोटली फ्री हूँ। होपफुली कोई यूट्यूब या फिर कोई और प्लेटफॉर्म मेरी वीडियो को जबरदस्ती डिफेमेशन या उस सेंस में रिमूव करने की कोशिश नहीं करेगा। करे तो फिर आप समझ सकते हो कि कितनी पावर है। दैट्स इट।